अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम समझेंगे DCT के बारे में, ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। ये होता क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ AMT यानी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, उसका ही एक टाइप है। अब AMT वर्जन में पहले क्या था कि एक सिंगल प्लेट क्लच लगी हुई थी और बाकी सारा काम एडिशनली यूनिट्स कर रहे थे। अब उस सिंगल क्लच होने की वजह से कुछ एरर्स थे जो पर्टिकुलर सही प्रकार से काम नहीं कर पाता था। उसकी परफॉर्मेंस की बात हम आज करेंगे और उससे पहले हम समझेंगे कि DCT कैसे काम करता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन के बीच का ही एक रूपांतरण है जिसमें ये अच्छा परफॉर्म कर पाता है और ये काम करता है आपका बिल्कुल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के जैसे। तो आज इसकी वर्किंग के बारे में समझेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंजन की ताकत जो है वो इन होगी और ये है हमारा ड्यूअल क्लच यूनिट जिसके अंदर प्राइमरी क्लच और सेकेंडरी क्लच, दो क्लचेस लगी हुई हैं। ये सिंगल प्लेट भी हो सकती हैं और मल्टी प्लेट क्लचेस भी हो सकती हैं। तो ये जो क्लच है ये हो सकती है सिंगल एंड मल्टी। अब इसके बाद जब पावर यहाँ पर आएगी तो आप देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर में यहाँ पर बना हुआ है ये गियर अरेंजमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है सेकेंडरी के साथ, और यहाँ पर ये ब्लैक वाला जुड़ा हुआ है प्राइमरी के साथ। जो जुड़ा हुआ है वो इस वाले पॉइंट से है। तो इनके बीच में यहाँ पर ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं ये सभी सिंक्रोनाइजर रिंग्स लगी हुई हैं यहाँ पर, जिनको फॉर्क कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। क्लच को क्लच कंट्रोल यूनिट के द्वारा हम कंट्रोल करेंगे और ये कंबाइंड होकर के हमारा ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल या यूनिट बन जाता है। अब अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, इसमें से अगर एक क्लच एंगेज है यानी प्राइमरी क्लच जो है वो पूर्णतः रूप से एंगेज है तो इंजन की सारी ताकत जो है वो इस वाले शाफ्ट तक पहुंच रही है, इन गियर्स तक पहुंच रही है। ये सभी गियर इस शाफ्ट के ऊपर बिल्कुल ही फिक्स हैं और फिक्स होने के कारण जो ताकत है वो इन गियर्स पे पहुंच रही है। ये सभी गियर इस वाली शाफ्ट के ऊपर फ्रीली मूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नीडल बेरिंग। जैसे ही सिंक्रोनाइजिंग यूनिट वर्क करेगी तो इस गियर की ताकत इस शाफ्ट में प्रोवाइड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी का अपना एक पर्टिकुलर गियर रेशियो है जिसके बेसिस पे आगे आउटपुट पहुँचेगा। एज इट इज द सेम यहाँ पर अगर सेकेंडरी क्लच एंगेज होता है तो पावर जो है वो इस पे पहुंचेगी। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कोई भी क्लच अगर काम कर रहा है तो सिर्फ एक ही एंगेज होगा, दूसरा डिसएंगेज होगा। या तो ये हो सकता है कि एक क्लच एंगेज होने की पोजीशन में और दूसरा डिसएंगेज होने की पोजीशन में हो। ये परफॉर्मेंस यहाँ दिखती है। इसके बाद जब सेकेंडरी क्लच एंगेज होगा तो इस गियर अरेंजमेंट में, क्योंकि ये इसके ऊपर बिल्कुल स्लिप के जैसा चढ़ा हुआ है हाउसिंग ही, लेकिन ये इसके ऊपर बिल्कुल कवर्ड होकर के चढ़ा हुआ है, तो इसमें इन गियर्स के अंदर ताकत जाएगी और सेम यहाँ पर जाएगी। सिंक्रोनाइजिंग यूनिट जिसको कनेक्ट करेगा तो ताकत यहाँ पहुँचेगी, इन दोनों से मिलकर के ताकत इसमें पहुँचेगी और यहाँ वाली जो आपकी ताकत है वह चले जाएगी डिफरेंशियल के पास और वहाँ से वो ताकत हमारे व्हीलों तक पहुँचाई जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें गियर किस तरीके से अरेंज किए जाएंगे, तो यहाँ पर वन 3 5 2 4 एंड आर, इस तरीके का एक अरेंजमेंट होता है जिसके तहत इसको काम करवाया जाता है। यहाँ पर सभी का गियर रेशियो जो है वो अलग अलग होता है, तो जो ताकत अब आगे जाएगी वो डिफरेंट होगी। तो अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो लगभग ये जो गियर बॉक्स है वो बिल्कुल मैनुअल ट्रांसमिशन के ही जैसा काम कर रहा है, बट यहाँ पर क्लच यूनिट 2 दे दी गई हैं और जो शाफ्ट है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपकी आउटपुट शाफ्ट है वो 2 हो गई हैं, जबकि जो इनपुट शाफ्ट है वो कंबाइंड हो गई हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हैं
और ये इस प्रकार से ये पूरा अरेंजमेंट हमारे सामने देखने को मिलता है। इस यूनिट को काम कराने के लिए एक मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। वो मॉड्यूल किसी न किसी बेसिस के ऊपर आपके इस क्लच यूनिट को एंगेज या डिसएंगेज कर रहा होगा, चाहे वो आपका हाइड्रोलिक बेसिस हो, चाहे वो आपका सोलोनाइड बेसिस हो। दैट सेम फॉर्क जो इसके सिंक्रोनाइजिंग यूनिट्स को शिफ्ट करेगा, कौन से सिंक्रोनाइजर को शिफ्ट करना है, इसका डिसीजन लेने के लिए मॉड्यूल है हमारे पास। बट मॉड्यूल के साथ साथ ये यूनिट जब काम करेगी तो जिस भी फॉर्क को आगे बढ़ाना है उसके लिए हम सोलोनाइड या फिर हाइड्रोलिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब बात करेंगे इसकी वर्किंग के बाद। एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। वर्किंग में इंजन की ताकत ड्यूअल क्लच यूनिट पर आएगी, देन आगे शाफ्ट पे जाएगी। शाफ्ट पे जाने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो आउटपुट शाफ्ट हैं ये केवल बेयरिंग के ऊपर टिके हुए हैं। ये सभी क्या है, केवल बेयरिंग्स के ऊपर टिके हुए हैं। तो इसकी ताकत अभी इसमें नहीं जा रही, लेकिन जैसे ही गियर को एंगेज किया जाएगा तो इस गियर की ताकत इस शाफ्ट में जानी स्टार्ट हो जाएगी। सेम इधर भी वही यूनिट काम करेगा। तो कौन से गियर को शिफ्ट करना है ये डिसीजन लेता है हमारा ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे अब हम समझेंगे कि इसके इनपुट्स कौन कौन से हैं और इसके आउटपुट्स कौन से हैं। तो ये हैं आपके इनपुट और ये हैं आपके आउटपुट। तो यहाँ पर क्योंकि डीसीटी कंट्रोल मॉड्यूल को काम करना है तो इसके लिए चाहिए होगी इंजन स्पीड, और इंजन स्पीड और ये आपका मिलेगा इसको कैन कम्युनिकेशन के द्वारा। ब्रेक स्विच का सिग्नल होगा इसके पास कि ब्रेक ऑपरेट हुई है या नहीं हुई है। गियर लीवर, आपने गियर लीवर को किस पोजीशन में रखा है, आर मोड, पी मोड, डी मोड, जिस भी मोड में आपने उसको रख रखा है उसके सिग्नल को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। देन इस मॉड्यूल के अंदर अपना एक प्रोग्रामर लगा हुआ है जो इस डेटा के बेस पर आपके आउटपुट से वर्क करवाएगा। आउटपुट्स यानी एक्चुएटर, इसमें ड्यूअल क्लच कंट्रोल सोलोनाइड एंड वॉल्व्स, जिसके द्वारा ये जो क्लच है इसको एंगेज और डिसएंगेज किया जाएगा। सेकंड, शिफ्ट एंड सिलेक्ट सोलोनाइड वॉल्व्स। तो यहाँ पर ये जो फॉर्क्स इसके ऊपर अटैच होंगे इनके सिंक्रोनाइजिंग यूनिट्स के ऊपर, तो उस फॉर्क को ऑपरेट करने के लिए हमें सोलोनाइड या वॉल्व की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आते हैं अगर इस यूनिट के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो इंडिकेशन पॉइंट करने के लिए, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्ले पर ये शो करने के लिए कि कौन सा गियर शिफ्ट हुआ है, उसके आउटपुट्स को भी काम करवाता है। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो उस चीज़ को कैलकुलेट करते हुए इस प्रकार से ये जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है ये काम करता है। अब ये सभी चीज़ें सही से काम हुआ है या नहीं हुआ है वो स्पीड सेंसर की हेल्प से डेटा एनालाइज करके पता लगाता है, और ये भी पता लगाता है कि क्लच यूनिट बहुत ज़्यादा स्लिपरी तो नहीं हो गई है, स्लिप तो नहीं कर रही है। और लास्ट पॉइंट पर हम इसमें आते हैं DLC, यानी ये मॉड्यूल एक परमिशन भी देता है कि यू कैन चेक मी, डायग्नोस्ट मी, एंड जो भी डेटा इसके अंदर चल रहा है उसको आप चेक कर सकते हैं। बहुत से मॉड्यूल ऐसे भी आते हैं जो इन एक्चुएटर्स को, क्योंकि अभी तक DCT कमांड दे रहा था, आप चाहें तो खुद भी डाटा लिंक कनेक्टर के साथ इसके स्कैनर्स को जोड़ के आप इनको भी एक बार एक्टिवेट करके चेक कर सकते हैं बिना पार्ट्स को खोले हुए। तो इस तरीके से हमारा ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इनपुट, मॉड्यूल यानी यूनिट एंड आउटपुट्स, हमारा वर्क करता है। तो फ्रेंड अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि 3, 4, 5 यानी 5 हमारे पास गियर बॉक्सेज हैं। उन पाँचों का हम कंपैरिजन आज समझने जा रहे हैं कि कौन सा गियर बॉक्स हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो उस चीज़ को हम समझने के लिए सबसे पहले बात करेंगे MT की, यानी मैनुअल ट्रांसमिशन, AMT यानी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, AT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, DCT यानी ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन, CVT यानी कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो इन सब का 1 बाय 1 हम परफॉर्मेंस और भी इनके बारे में डिटेल्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस ग्राफ से। तो गियर शिफ्टिंग एंड रेशियो चेंज, तो हम बात करेंगे परफॉर्मेंस ग्राफ की, जिसमें गियर शिफ्टिंग और रेशियो चेंज के बारे में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, एंड विद रेफरेंस विद व्हीकल स्पीड, गाड़ी की गति के अनुसार किस तरीके से जो आपके गियर्स हैं वो 1 बाय 1 ऑफ शिफ्ट होंगे। तो उस समय आपके व्हीकल को कैसा रियलाइजेशन हो रहा होता है, कैसा बॉडी जो है उसका
वाइब्रेट करता है या आपको रियलाइज होता है नहीं होता, ड्राइवर सीट तक आपको पता चलता है या नहीं चलता कि जो गियर है वो शिफ्ट हुआ है, गियर है जो बदला गया। तो वन बाय वन इसमें समझने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एमटी में जैसे जैसे आप गियर को चेंज करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर शॉक्स आपको समझ में आ रहे होंगे यहाँ पे कि गियर चेंज करते समय एक शॉक है जो आपको निरंतर महसूस होगा कि गाड़ी जो है वो कुछ समय के लिए आइडलिंग पर आ गई है, उसके बाद उसने रेस पकड़ी है, उसके बाद उसका रेशियो चेंज हुआ है। इसी परफॉर्मेंस को अगर हम आगे देखते हुए जाते हैं तो एमटी के अंदर ये परफॉर्मेंस देखने को हमें मिलती है। इसके बाद हम बात करें एटी में, तो एटी में इसकी ये परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हो जाती है कि अब ये गियर जब चेंज होगा तो आपको रियलाइजेशन कम हो रहा होगा, महसूस कम होगा। डीसीटी में और भी कम होगा। सीवीटी के अंदर बिल्कुल ही नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गियर रेशियो कब बदल गया। गियर शिफ्ट करने का मतलब यही था एम्प्टी गियर बॉक्स के अकॉर्डिंग कि रेशियो जो है वो चेंज हो जाए। अब रेशियो चेंज करने का जो तरीका है सब में अलग अलग है, लेकिन जब हम बात करते हैं वन बाय वन तो इसके अंदर आप मैनुअली गियर रेशियो चेंज कर रहे थे तो आपको जर्क ज़्यादा लग रहा है। एमटी के अंदर गियर बॉक्स तो यही वाला है, तो जब आप शिफ्टिंग करते हैं तो उस दौरान आपको रियलाइज होगा कुछ समय के बाद। ये परफॉर्मेंस जो है कुछ टर्म्स टाइम के बाद है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जितना भी आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ ये समझाने के लिए है कि ये जो डेटा है जिससे आप समझ सकें कि कौन सा गियरबॉक्स हमारे लिए बढ़िया हो सकता है। तो ये डेटा काल्पनिक है बट समझाने के लिए, सजेस्ट के लिए कि हाँ आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि कौन सा गियरबॉक्स परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट रहता है, तो उसकी हम यहाँ बात करें। तो जर्क के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नजर आता है कि अगर मैं सुपीरियर बोलूँ, सबसे बेस्ट बोलूँ, तो अगर वो हमारा रहेगा सीवीटी अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। इसके बाद बात करेंगे मेंटेनेंस टाइम। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सभी के मेंटेनेंस टाइम की कि भाई कितने समय के बाद आपको गियर बॉक्स पे यानी आपके ट्रांसमिशन पे आपको कुछ समय के बाद पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी आपको उसकी सर्विस करानी पड़ेगी। तो अब सर्विस की कराने की बात करें तो एमटी का जो है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड होगा, आपको सर्विस करानी ही पड़ेगी। एएमटी में भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, हालांकि एमटी से थोड़ा सा ज़्यादा जो है समय ये लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एरर है वो ह्यूमन क्रिएट कर रहा होता है, जबकि यहाँ पर जो है एरर्स कम आते हैं एज कंपेरेटिवली एमटी के। इसके बाद एटी में जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कम होती है। मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट कब पड़ेगा? जब किसी रीज़न से इसके अंदर कोई चीज़ खराब हो जाए, अदरवाइज अपने आप ये जल्दी से मैन्युफैक्चरिंग करने वाले पर्सन इतना अच्छा इसको बना करके चलते हैं कि जल्दी से इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं आता। तो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन रहता है इसका मेंटेनेंस का। इसके बाद आता है हमारा डीसीटी जैसा कि हम जानते हैं कि एएमटी का ही एक वर्जन है एक तरीके से। तो इसके अंदर जो वेयर एंड टेयर है वो कुछ समय के बाद एएमटी के जैसा ही बढ़ जाता है कुछ समय का। एएमटी से ज़्यादा बेस्ट है लेकिन कहीं ना कहीं एरर जरूर है, तो वो धीरे धीरे मेंटेनेंस मांग सकता है। अगर मैं इन दोनों के साथ इस पर बात करूँ तो इन दोनों के बाद ये थर्ड वन है। देन आते हैं अपने सीवीटी पर। सीवीटी जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस है इस काम में कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, सर्विस बहुत कम आपको करवानी पड़ेगी, गियर बॉक्स की बेसिकली ट्रांसमिशन पे आपको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और वो वेल परफॉर्मेंस के साथ चलेगा। यानी अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो एमटी, एएमटी और डीसीटी में लग रहा है कि हाँ पैसा लगाना पड़ेगा खरीदने के बाद। तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे अगर एटी की तो इसमें पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पैसा एक बार लगा दिया दैट्स ओके। आते हैं नेक्स्ट कॉस्ट कि किस ट्रांसमिशन यूनिट के लिए आप कितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो सबसे पहले है एमटी, इसमें आपको सबसे कम कॉस्ट पे करनी होती है। एएमटी, इसमें आपको थोड़ी सी हायर कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी। एटी, इसमें आपको एज कंपेरेटिवली एमटी से बहुत ज़्यादा कॉस्ट, एएमटी से बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। डीसीटी एएमटी से ज़्यादा कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। सीवीटी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉस्ट के रिगार्डिंग हमने समझने की कोशिश की कौन ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद आप सिस्टम गाड़ी पे ले सकते हैं।
इसीलिए आप टॉप मॉडल्स की गाड़ियाँ देखेंगे तो उसमें आपको ये वाला वर्जन CVT 80 ये सब मिलता है महंगी गाड़ियों में। तो क्यों? क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस अच्छी है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वेट। हर ट्रांसमिशन का अपना एक भार है, अपना एक पर्टिकुलर वजन है। वो वजन उसका टोटल कितना है, कौन सा ज़्यादा सुपीरियर रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे MT। तो इसमें जो गियर बॉक्स का वजन है वो कम है। AMT ऑलमोस्ट लगभग 4-4.5 किलो 3 किलो का फ़र्क है, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं मिलेगा। 80 ये बहुत ज़्यादा भारी गियर बॉक्स है। अगर मैं बात करूं इन दोनों गियर बॉक्स की तुलना में तो ये दोनों गियर बॉक्स लगभग एक बराबर है। इसमें गियर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर है, लेकिन 80 बहुत ज़्यादा भारी होता है। इसके बाद DCT इसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा हल्का है। अब अगर मैं CVT की बात करूं तो 80 ट्रांसमिशन से लाइट वेट है। के अतिरिक्त मैन्युफैक्चरर भी डिपेंड करेगा इन सभी पहलुओं के ऊपर। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये की होती है और 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये की होती है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी मैटर करती है आपके ट्रांसमिशन सिस्टम पे। अगर एक बहुत बढ़िया कंपनी, मैन्युफैक्चरर कंपनी उसको डेवलप कर रही है तो उसका जो कॉस्ट होगा अलग ही होगा, थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। लेकिन अगर कोई कंपनी चीपेस्ट प्राइस पर, बहुत लो प्राइस ऑफ अमाउंट पे किसी चीज़ को डेवलप कर रही है, तो क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो दोनों की क्वालिटी में ज़रूर अंतर है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो डिपेंड करती हैं मैन्युफैक्चरर के ऊपर, डिपेंड करती हैं ब्रांड के ऊपर। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझते हुए हमें ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारे लिए सबसे सुपीरियर कौन सा है, अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, अकॉर्डिंग टू द वेट। तो यहाँ पर आप गाड़ी के अगर कंफर्टेबल जोन की बात करें, ड्राइविंग कंडीशन की बात करें, तो वो ग्राफ के थ्रू आपको पता चलता है। अगर आप पैसे से रिलेटेड उसको जोड़ के चलते हैं तो मेंटेनेंस से रिलेटेड बात चलेगी, कॉस्ट से रिलेटेड बात चलेगी और वेट से रिलेटेड बात चलेगी। क्यों? क्योंकि वेट से इकोनॉमी इफेक्ट करेगी, कॉस्ट से पैसा, नेचुरल सी बात है कितना आ रहा है। मेंटेनेंस, अब किसी चीज़ की बार बार सर्विस कराएंगे तो वो लॉन्ग टाइम में महंगा ही पड़ता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी आप इनमें गियर बॉक्सेस देख रहे हैं, ये सभी गियर बॉक्स कंपनी बिल्कुल सही तरीके से ही बना करके देती है। बट यदि ह्यूमन उसको सही प्रकार से ड्राइव नहीं करता है या वो गलत तरीके से ड्राइव करता है तो उस कंडीशन में इन गियर बॉक्सेस में खराबी आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जैसे बताया गया है कि MT में बताया गया कि किस स्पीड पे आपको रखते हुए कितने इंजन RPM पे आपको गियर शिफ्ट करना होता है, लेकिन अगर हम उसे गलत टाइम पे करें तो नेचुरल सी बात है वेयर एंड टेयर बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से सम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, उसमें एक ऑप्शन होता है मैनुअल मोड। यदि मैनुअल मोड पे गलत तरीके से गाड़ी को चलाया जाए तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है आपके गियर बॉक्सेस को, क्योंकि मैनुअल जो ट्रांसमिशन है उसमें हम मैनुअली विदाउट एनी कैलकुलेशन हम इंजन से सडनली गाड़ी को भगाने की कोशिश करते हैं, जिससे वेयर एंड टेयर बढ़ता है। और गाड़ी उस समय तो पिकअप पकड़ लेती है, उस समय तो स्पीड पकड़ लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पार्ट का घिसना है वो डिपेंड करता है ड्राइविंग एबिलिटी कि कस्टमर कैसा गाड़ी को चला रहा है। एंड सेकेंड इज रोड कंडीशन, कि जिस रोड पर गाड़ी चल रही है वहाँ की कंडीशन कैसी है। अगर वहाँ की कंडीशन ठीक नहीं है रोड की, तो आपका जो ट्रांसमिशन है वो आपको इसमें से बेहतर ही सिलेक्ट करना होगा। ये इमेजिनेट किया गया है कि इसका वर्क किस तरीके से है, इसका वर्क कैसे काम करता है, ये गियर बॉक्स कैसे काम करता है, इनके बेसिस पे इसको ड्रॉ किया गया है। इसका किसी भी तरीके से किसी भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि कैसे परफॉर्मेंस निकल रही है और कौन सा हमारे लिए सुपीरियर रह सकता है। और गाड़ी में जब कोई गियर बॉक्स लगाया जाता है या ऐड किया जाता है, कोई कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर ऐड करती है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए उसको ऐड करती है। जैसे CVT अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा बड़े टॉप मॉडल में मिलेगा, लोएस्ट मॉडल में नहीं मिलेगा। अगर आप MT की बात करोगे तो टॉप मॉडल में नहीं मिलेगा, लोएस्ट मॉडल में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं फीचर्स के साथ खेलते हुए कंपनी जो है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है।